हाय एवरीवन, रसायन दुनिया में सभी का स्वागत करती हूँ। देखिए बीएससी फर्स्ट ईयर में जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है इंटरमीडिएट्स, और इंटरमीडिएट्स में से 5 इंटरमीडिएट्स हैं वो हम कवर कर चुके हैं। पहला हमने किया था कार्बोकेटायन, देन कार्ब एनायन, फ्री रेडिकल, कार्बिन और नाइट्रीन। पांच जो इंटरमीडिएट्स हैं वो हम कवर कर चुके हैं। उसके बाद जो हमारा लास्ट इंटरमीडिएट आता है, 6th इंटरमीडिएट आता है, वो कौन सा आता है? बेंजाइन या फिर अराइन जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट इंटरमीडिएट है। इसके बाद जो इंटरमीडिएट्स हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं, देन हम नेक्स्ट यहाँ से रिएक्शन मैकेनिज्म स्टार्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले एक बार इस इंटरमीडिएट को कवर कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली चीज बेंजाइन या फिर एराइन, नाम से हम थोड़ा सा कोरिलेट करने की कोशिश करते हैं। एक देखिए होता है बेंजीन और एक होता है बेंजाइन। एक होता है अपना एल्कीन, एक होता है एल्काइन। ठीक है, सेम सेम से लग रहे हैं, बेंजीन, एल्कीन, बेंजाइन, एल्काइन। तो यहाँ पे कुछ सेम ही होता है, बेंजीन और एल्कीन। एल्कीन का मतलब क्या होता है? डबल बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड। और एल्काइन का मतलब क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड। बेंजीन का मतलब जिसमें कि 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, यानी कि सारे के सारे पाई बॉन्ड्स होते हैं, डबल बॉन्ड्स होते हैं तीनों के तीनों। लेकिन यदि हम बेंजाइन की बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाता है? बेंजीन का जो एक डबल बॉन्ड है उसे कन्वर्ट कर दो ट्रिपल बॉन्ड में, वो क्या बन जाएगा? बेंजाइन बन जाएगा। ठीक है, तो आप इसे एल्कीन एल्काइन के साथ कोरिलेट करके देख सकते हैं कि बेंजाइन क्या होता है। यदि आपने बेंजीन के 2 हाइड्रोजन्स को निकाल दिया, ठीक है, बेंजीन अपना क्या होता है? C6H6 होता है। ठीक है, C6H6 में से आपने 2 हाइड्रोजन्स को निकाल दिया। 2 हाइड्रोजन्स को निकालोगे यदि, तो वहां से क्या होने वाला है? पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन तो होगी कार्बन्स की वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए। तो यहाँ से 2 हाइड्रोजन्स को रिमूव करने के बाद एक एक्स्ट्रा बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाती है, जिससे कि पूरी की पूरी जो रिंग होती है उसमें एक ट्रिपल बॉन्ड होता है और साथ में 2 डबल बॉन्ड होते हैं। और ऐसा जो अपना कंपाउंड होता है उसे हम क्या बोलते हैं? बेंजाइन बोलते हैं या फिर एराइन बोलते हैं। काफी अनस्टेबल इंटरमीडिएट होता है। तो चलिए इसका स्टडी करते हैं कि क्या इसमें प्रॉपर्टीज होते हैं, किस तरह से इसकी फॉर्मेशन होती है, कैसे इसकी ऑर्बिटल स्ट्रक्चर होती है और कौन कौन सी रिएक्शंस देता है। तो वन बाय वन हम सभी को देख लेते हैं। तो देखिए ये मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाया हुआ है बेंजाइन का। यदि हम यहाँ से इस वाले बॉन्ड को हटा दें तो अभी ये क्या बचा है? बेंजीन बचा है। लेकिन बेंजीन में यदि आप कोई भी एक डबल बॉन्ड है उसे कन्वर्ट कर देते हो ट्रिपल बॉन्ड में, अब ये क्या हो गया? बेंजाइन हो गया। तो सबसे पहले चीज तो इतना समझ आना चाहिए आपको कि बेंजीन और बेंजाइन में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, देन हम बात करते हैं फॉर्मूला की। तो फॉर्मूला क्या होता है इसका? C6H4 होता है। बेंजीन का क्या होता है? C6H6 होता है। हमने क्या किया? हाइड्रोजन्स को बाहर निकाला है, तो इसलिए इसे क्या बोलते हैं? ऑल्सो नोन एज डिहाइड्रोबेंजीन। यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है डिहाइड्रो, एक होता है डाईहाइड्रो। डिहाइड्रो और डाईहाइड्रो दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। डाईहाइड्रो का मतलब क्या हो जाता है कि वहां पे 2 हाइड्रोजन्स एक्स्ट्रा जुड़े हुए हैं, और डिहाइड्रो का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे हाइड्रोजन्स एब्सेंट हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो 2 हाइड्रोजन्स थे हमने उन्हें निकाल लिया, तो हम इसे क्या बोलते हैं? डिहाइड्रोबेंजीन भी बोलते हैं। बेंजीन में से हमने डिहाइड्रोजनेशन कर दिया, H2 गैस को निकाल दिया, तो यहाँ से फॉर्मेशन किसकी हो जाती है? डिहाइड्रोबेंजीन की फॉर्मेशन हो जाती है, जिसी को हम क्या कहते हैं? बेंजाइन या फिर एराइन कहते हैं। तो ये तो हुआ अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कि बेंजाइन या फिर एराइन होता क्या है। उसके बाद हम देखते हैं इसके कुछ पॉइंट्स। बेंजाइन वाज फर्स्ट प्रोपोज्ड बाय बेकमैन एंड क्लार्क। तो बेंजाइन का जो डिस्कवरी थी वो किसने की थी? फर्स्ट टाइम इसको प्रपोज किसने किया था? सबसे पहले किसने इसे इन्वेंट किया था? तो वो कौन थे? 2 साइंटिस्ट थे, बेकमैन एंड क्लार्क। इन्होंने बेंजाइन को इन्वेंट किया था, प्रपोज किया था। ठीक है, देन नेक्स्ट पॉइंट आता है बेंजाइन इज ए न्यूट्रल इंटरमीडिएट। तो बेंजाइन वो अपना न्यूट्रल इंटरमीडिएट होता है, दिख रहा है यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है ना, तो ये अपना न्यूट्रल इंटरमीडिएट होता है। और न्यूट्रल होने के साथ यहाँ पे खास बात ये होती है कि सारे के सारे जो कार्बन एटम्स होते हैं, ऑल 6 कार्बन एटम्स हैं, सभी का जो ऑक्टेट है, सभी कार्बन का जो ऑक्टेट है वो भी कंप्लीट होता है यहाँ पे। ठीक है, तो एक पॉइंट यहाँ से ये हो गया, न्यूट्रल होता है, साथ में सारे के सारे कार्बन है इनका ऑक्टेट है वो कंप्लीट होता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है बेंजाइन इज एन एरोमेटिक कंपाउंड। बेंजाइन है वो एरोमेटिक कंपाउंड होता है। ठीक है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स वाला कोई भी कंपाउंड है वो ऑलवेज एरोमेटिक कंपाउंड होता है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। और ये हम किस बेसिस पे बताते हैं कोई भी कंपाउंड एरोमेटिक है या फिर नहीं है? ये हम बताते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हक्कल्स रूल। हक्कल के रूल के बेसिस पे हम बताते हैं कि कोई भी कंपाउंड है वो एरोमेटिक होता है या फिर एंटी एरोमेटिक या फिर नॉन एरोमेटिक। तो देखिए एरोमेटिक हम बेंजीन को किस बेसिस पे बोल रहे हैं? 6 पाई इलेक्ट्रॉन सभी को दिख रहे हैं यहाँ पे बेंजीन में 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, और बेंजीन सॉरी हक्कल का रूल क्या होता है? 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल को कोई भी कंपाउंड यदि फॉलो कर रहा है तो वो क्या होता है? एरोमेटिक कंपाउंड होता है। अब यहाँ पे देखिए n की वैल्यू पुट कर लेते हैं हम 1,
तो यहाँ से आएगा कितना 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 4 इंटू पे 1 प्लस 2 4 प्लस 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए। और बेंजाइन में अपना कितना होता है 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। सो दैट्स व्हाई बेंजाइन इज एन एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, तो यहाँ से बेंजाइन है वो एरोमेटिक कंपाउंड होता है। और हम बता किसके बेसिस पे सकते हैं, कैसे बता दोगे कि भाई ये एरोमेटिक कंपाउंड है, तो किस बेसिस पे प्रूव करोगे आप, यहाँ से हक्कल का रूल लगाइए। 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल को हम क्या बोलते हैं, हक्कल का रूल बोलते हैं। यहाँ पे यानी कि डिफरेंट वैल्यूज पुट कीजिए, जो भी इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं वो यदि कंपाउंड में प्रेजेंट है तो वो एरोमेटिक है, अदरवाइज वो एंटी एरोमेटिक होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है इट इज ए वेरी अनस्टेबल इंटरमीडिएट। ये एरोमेटिक तो है, जनरली हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं कि एरोमेटिक कंपाउंड्स आर वेरी स्टेबल। ठीक है, यही पढ़ते हैं जनरल केसेस में कि एरोमेटिक कंपाउंड्स आर वेरी स्टेबल। एरोमेटिक जो भी कंपाउंड होता है, ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं कि इन स्टेबिलिटी को डिसाइड करने के लिए हम एरोमेटिसिटी को भी देख लेते हैं। एरोमेटिसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। कोई भी कंपाउंड जितना ज्यादा एरोमेटिक होता है उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होती है। लेकिन यहाँ पे तो वो जो फॉर्मूला है वो वर्क नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि बेंजाइन है वो अपना एरोमेटिक भी है और एरोमेटिक होने के बाद भी ये अनस्टेबल है। और अनस्टेबल भी थोड़ा बहुत नहीं है, बहुत ज्यादा अनस्टेबल है। तो इसका रीजन क्या होता है वो हम समझते हैं इसकी ऑर्बिटल स्ट्रक्चर से कि क्यों बेंजाइन एरोमेटिक होने के बाद भी अनस्टेबल होता है। ठीक है, इंटरमीडिएट है सो अनस्टेबल तो होना है, इतनी चीज तो क्लियर है। लेकिन अनस्टेबल है क्यों, रीजन क्या है इसके पीछे का। एरोमेटिक है तो स्टेबल होना चाहिए ना, लेकिन नहीं होता। क्यों नहीं होता वो हम देखते हैं यहाँ से ऑर्बिटल स्ट्रक्चर से। तो ऑर्बिटल स्ट्रक्चर पे चलते हैं। देखिए हमने क्या बनाया हुआ है कि दो जो बॉन्ड्स हैं वो तो अपने नॉर्मल बॉन्ड्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे एक जो बॉन्ड है वो ट्रिपल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है। ये ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी। जरूरी नहीं है कि ऑलवेज यहीं पे हो, क्योंकि ये जो चीज पता होती है ना कि बेंजीन के ऑल 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स वो डिलोकलाइज्ड फॉर्म में होते हैं। ठीक है, यानी कि ये यहाँ पे भी हो सकते हैं, यहाँ पे भी हो सकते हैं, यहाँ पे भी हो सकते हैं। कहीं पे भी पाई बॉन्ड है वो पूरी रिंग में प्रेजेंट हो सकता है। और इसीलिए हम बेंजीन रिंग में गोला बनाते हैं। ठीक है, बेंजीन रिंग में गोला क्यों बनाते हैं, क्योंकि ये पाई बॉन्ड्स हैं ये कहीं पे भी प्रेजेंट हो सकते हैं, इसीलिए हम बेंजीन रिंग में गोला बनाते हैं कुछ इस तरह से। ठीक है, बेंजीन रिंग जब भी बनाते हो तो गोला बनाते हो। ये गोला बनाने का रीजन क्या होता है, क्योंकि ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं ये किसी भी कार्बन पे आ सकते हैं, हर जगह प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए हम यहाँ पे गोला बना देते हैं अलग अलग पाई बॉन्ड्स बनाने के बजाय। ठीक है, तो यहाँ से ये वाला जो ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है तो यहाँ तक का तो समझ आता है कि 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, वहां तक का तो समझ आता है। लेकिन अब ये जो एक एक्स्ट्रा ट्रिपल बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई है ये कैसे हुई है, तो देखिए मैंने क्या बोला कि यहाँ से हमने 2 हाइड्रोजन्स को निकाल दिया। अब 2 हाइड्रोजन्स को निकाल दिया तो यहाँ से देखिए थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा कि एक्चुअल कॉन्सेप्ट क्या लग रहा है। बेंजीन के सारे कार्बन एटम्स होते हैं, उनका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। किस तरह से होता है चलिए वो भी काउंट कर लेते हैं। तो यहाँ से देखिए इस वाले कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन देख लेते हैं। कार्बन ने कितने बॉन्ड्स की फॉर्मेशन की हुई है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन भी तो होता है 1 2 3। पाई बॉन्ड को हम हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करते। ठीक है, ओनली सिग्मा बॉन्ड्स को काउंट करते हैं और लॉन पेयर को करते हैं। लॉन पेयर कार्बन पे प्रेजेंट है नहीं, तो हम सिर्फ किसको काउंट करेंगे, जो सिग्मा बॉन्ड्स हैं उनको। तो 3 सिग्मा बॉन्ड्स बना रहा है, दैट्स व्हाई इसका हाइब्रिडाइजेशन वो कौन सा होगा, sp2 होगा। सारे के सारे जो कार्बन्स हैं वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड फॉर्म में ही प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ से देखिए sp2 हाइब्रिडाइज्ड जो अपना कार्बन है उसके पास टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितना होगा, 3 होगा। हाइब्रिडाइजेशन में कितने ऑर्बिटल्स ने पार्टिसिपेट किया है, एक s ने, 2 p ने, तो 3 यहाँ पे ऑर्बिटल्स ने पार्टिसिपेट किया है। तो यहाँ पे बनने वाले जो ऑर्बिटल्स हैं वो भी कितने होने वाले हैं, 3 होने वाले हैं। तो 3 sp2 ऑर्बिटल्स यहाँ पे होते हैं। उनमें से एक तो यहाँ से हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप करके बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है, दूसरा यहाँ से बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है और तीसरा यहाँ से बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है। 3 सिग्मा बॉन्ड्स की फॉर्मेशन हो गई। अब यहाँ पे देखिए जो पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है वो किससे होती है, pz जो अनहाइब्रिडाइज्ड बच गया उससे होती है। ठीक है, ये सारा आपको आगे पढ़ना है बेंजीन की स्ट्रक्चर में। एक बार के लिए मैं आपको थोड़ा सा कोरिलेट करने की कोशिश कर रही हूँ, तो अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ठीक है, तो यहाँ से जो पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है वो किससे होती है, pz ऑर्बिटल से हो जाती है। और 3 sp2, यहाँ से एक sp2 ये हो गया, दूसरा sp2 ये हो गया और तीसरा sp2 ये हो गया। तीनों sp2 जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं वो यहाँ से 3 सिग्मा बॉन्ड्स की फॉर्मेशन कर लेते हैं। ठीक है, इतनी चीज क्लियर हुई। उसके बाद देखिए यहाँ से भी कुछ ऐसा ही होगा कि एक sp2 यहाँ से इस वाले कार्बन के साथ बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा, दूसरा sp2 यहाँ से इस वाले कार्बन के साथ बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा, लेकिन तीसरा sp2 वो यहाँ पे वैकेंट होता है। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन तो हमने निकाल दिया है, यहाँ पे कोई हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है ना। तो यहाँ पे देखिए एक sp2 इधर प्रेजेंट है, दूसरा sp2 इधर प्रेजेंट है। इस वाले कार्बन का एक sp2 यहाँ पे प्रेजेंट है
और दूसरा sp2 यहाँ पे प्रेजेंट है। जो तीसरा sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बचता है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो दोनों आपस में ओवरलैपिंग करते हैं। ठीक है, यहाँ से कोलैटरल ओवरलैपिंग होती है और ओवरलैपिंग की वजह से यहाँ पे जो तीसरा बॉन्ड होता है, जो ट्रिपल बॉन्ड होता है, उसकी फॉर्मेशन होती है। तो चीज क्लियर हुई। यहाँ से एक sp2 यहाँ पे है, दूसरा sp2 यहाँ पे है, और जो तीसरा sp2 ऑर्बिटल होता है अपना, दोनों जो sp2 ऑर्बिटल हैं, एक sp2 इस वाले कार्बन का, दूसरा sp2 इस वाले कार्बन का, दोनों पास पास वाले sp2 जो ऑर्बिटल्स हैं ये आपस में ओवरलैपिंग करते हैं और ओवरलैपिंग से यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो यहाँ तक देखिए ये वाला जो प्रेजेंट है ये तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, ये तो एरोमेटिक पाई बॉन्ड है, लेकिन इसके बाद भी यहाँ पे एक पाई बॉन्ड है एक्स्ट्रा प्रेजेंट होता है ट्रिपल बॉन्ड की फॉर्म में। अब मैंने बताया कि ये एरोमेटिक है लेकिन फिर भी स्टेबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए यहाँ पे होता क्या है कि ये वाले जो sp2 और sp2 के ओवरलैपिंग से जो ट्रिपल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही होती है ना, ये वाला बेंजीन रिंग के साथ प्लेन में नहीं होता। ठीक है, बेंजीन रिंग के साथ प्लेन में नहीं होता। अब एरोमेटिक कंपाउंड है तो स्ट्रक्चर है वो प्लेनर होना चाहिए, और जैसे ही ये प्लेनर होना चाहिए लेकिन ये वाला बॉन्ड इसको प्लेनर होने नहीं देता, तो क्या होगा, रिंग में स्ट्रेन है वो जनरेट हो जाता है, रिंग है वो काफी स्ट्रेंड हो जाती है, तनाव युक्त हो जाती है। ठीक है, अब कोई भी चीज है, यदि आप स्ट्रेन है, आपके अंदर स्ट्रेस भरा पड़ा है, तो आप स्टेबल नहीं रह सकते ना। क्या करोगे, गुस्सा आएगा, कुछ भी उल्टा सीधा तो करोगे, तो स्टेबल नहीं रह सकते। कहने का मतलब सीधा सा ये होता है कि कोई भी बंदा या फिर कोई भी कंपाउंड कुछ भी स्ट्रेस के साथ, स्ट्रेन के साथ स्टेबल नहीं हो सकता, फिर चाहे उसके साथ कोई भी और फैक्टर हो। एरोमेटिसिटी का फैक्टर भले ही लग रहा है, लेकिन ये जो स्ट्रेन का फैक्टर है इसकी वजह से जो अपना बेंजाइन कंपाउंड होता है वो स्टेबल नहीं होता। तो ये रीजन होता है कि बेंजाइन स्टेबल क्यों नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये ट्रिपल बॉन्ड है, ये स्ट्रक्चर को प्लेनर नहीं होने देता, और प्लेनर नहीं होने देता तो इसकी वजह से स्ट्रेन है वो जनरेट हो जाता है, और इसीलिए बेंजाइन है वो अनस्टेबल होता है। तो आई होप आपको ये जो कॉन्सेप्ट है ये क्लियर हुआ होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, नहीं भी हुआ तो एक बार प्लीज रिवाइज करके देख लेना। ठीक है, तो एक बार इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, देन मैं एक्सप्लेन करती हूँ फॉर्मेशन ऑफ बेंजाइन। ठीक है, हो गया। इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो अपना टॉपिक आता है वो आता है फॉर्मेशन ऑफ बेंजाइन। वीडियोस को बीच में स्किप मत किया करो, क्योंकि देखिए बीच में यदि स्किप कर दोगे ना फिर कुछ समझ नहीं आएगा। एक बार यदि समझ नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, दोबारा से देखो फिर से। ठीक है, क्योंकि कुछ जो नए कॉन्सेप्ट्स हैं बीएससी फर्स्ट ईयर में अभी आप लोग हो, तो आपके लिए कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं वो नए हैं, तो एक बार में समझ में नहीं आएगा, नहीं आ रहा है तो इसे छोड़ो मत, फिर से पढ़ो, क्योंकि इससे इजी कुछ हो नहीं सकता। और यदि आपने ऑर्गेनिक में ये छोड़ दिया ना तो फिर उसके बाद तो ऑर्गेनिक कभी हो भी नहीं पाएगी, क्योंकि इंटरमीडिएट्स, रिएक्शन मैकेनिज्म ये बेस होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, और यदि आप ये नहीं करोगे ना तो फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट अपन करते हैं फॉर्मेशन ऑफ बेंजाइन। फॉर्मेशन ऑफ बेंजाइन। बेंजाइन का हमें फॉर्मेशन करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बेंजाइन की फॉर्मेशन है वो किससे कर सकते हैं। फर्स्ट जो मेथड आता है वो आता है बाय एंथ्रेनिलिक एसिड। बाय एंथ्रेनिलिक से हम बाय एंथ्रेनिलिक एसिड। अब एंथ्रेनिलिक एसिड से हम किस तरह से बेंजाइन की फॉर्मेशन कर सकते हैं वो हमें देखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो एंथ्रेनिलिक एसिड है वो क्या होता है। ठीक है, तो देखिए बेंजीन रिंग तो हमारी होनी है। बेंजीन रिंग के साथ में एक तो हमारा जुड़ा होता है एमिनो ग्रुप और दूसरा हमारा जुड़ा होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो हम इसे क्या बोलते हैं, एंथ्रेनिलिक एसिड बोलते हैं। ये कौन सा हुआ, एंथ्रेनिलिक एसिड हुआ। एंथ्रेनिलिक एसिड की फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करानी है, डायजोटाइजेशन रिएक्शन करानी है। NaNO2 प्लस HCl, NaNO2 HCl और साथ में 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है वो आपको देना होता है। जब आप ये वाले रिएक्शन कंडीशन अप्लाई करते हो और पीछे आपका जो रिएक्टेंट है उसमें कहीं पे एमीन होता है तो वहां से डायसोनियम सॉल्ट की फॉर्मेशन होती है। देखिए कुछ इस तरह का प्रोडक्ट है वो यहाँ से बनेगा, और प्रोडक्ट जो है वो होता है ये N ट्रिपल बॉन्ड N पॉजिटिव और साथ में C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। ठीक है, ये वाला जो कंपाउंड है ये यहाँ से बन जाता है।
अब ये कंपाउंड बन गया। इसके बाद यहाँ से क्या होता है, देखिए ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जाएंगे नाइट्रोजन पे। नाइट्रोजन को जैसे इसका लॉन पेयर मिलेगा N ट्रिपल बॉन्ड N2 गैस बनेगा, ठीक है। साथ में देखिए यहाँ पे क्या होगा कि ये वाले जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं ये आते हैं पीछे की तरफ। जैसे ही बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स पीछे की तरफ आते हैं CO2 गैस की फॉर्मेशन हो जाती है, और CO2 की फॉर्मेशन होते ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं ये जाएंगे बैक साइड पे। अब यहाँ से ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स जाने के बाद कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज था, लेकिन इस पॉजिटिव चार्ज को सेटिस्फाई कौन करेगा, ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स करेंगे। तो प्रोडक्ट यहाँ से क्या फॉर्म होता है वो चीज हमें देखनी है। तो प्रोडक्ट में देखिए ये वाले बॉन्ड्स हैं ये तो ऐसे कैसे रहेंगे, यहाँ पे एक बॉन्ड है ये भी ऐसे का ऐसा रहेगा, लेकिन यहाँ पे जो डबल बॉन्ड था उसके साथ में एक और बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, एक एक्स्ट्रा बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, और इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, बेंजाइन बोलते हैं। ठीक है, इसी बॉन्ड की वजह से ये क्या होता है, बेंजाइन होता है। साथ में फॉर्मेशन किसकी हुई है, N2 गैस प्लस CO2 गैस। ये चीज हमें पता है कि बेंजाइन है वो अनस्टेबल है, ठीक है, बेंजाइन है वो अनस्टेबल है, लेकिन फिर भी रिएक्शन हो रही है। ऐसा क्यों भाई, एंथ्रेनिलिक एसिड है वो तो अपना स्टेबल है, बेंजाइन है अपना अनस्टेबल है, लेकिन फिर भी यहाँ पे हमने प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर दी, बेंजाइन की फॉर्मेशन कर दी। ऐसा क्यों हुआ, तो ऐसा होता है इस वजह से क्योंकि रिएक्शन में साथ में आपकी N2 गैस और CO2 गैस है वो निकल रही है। और एक चीज मैं आपको ऑलमोस्ट लगभग हर वीडियो में बताती हूँ कि ऐसी कोई भी रिएक्शन जिसमें चाहे बनने वाला मेन प्रोडक्ट है वो अनस्टेबल बने, मेन प्रोडक्ट यहाँ से क्या है, बेंजाइन है, ये चाहे अनस्टेबल बने, लेकिन साथ में यदि कोई गैस का मॉलिक्यूल है वो बाहर निकल रहा है, तो ऐसी वाली रिएक्शंस है वो हमेशा होती हैं, डेफिनेटली होती हैं, और बनने वाला प्रोडक्ट है वो भी स्टेबल होता है। तो यहाँ से हम सिर्फ इसकी बात नहीं कर रहे, ओवरऑल जो अपना रिएक्शन का प्रोडक्ट है वो क्या होता है, स्टेबल होता है। किसकी वजह से, N2 और CO2 की वजह से। तो ये है यहाँ से हमारा फर्स्ट मेथड हो गया कि हम किस तरह से फॉर्मेशन कर सकते हैं बेंजाइन की एंथ्रेनिलिक एसिड से। अब इसके बाद जो हमारा सेकंड मेथड आता है वो आता है फ्रॉम ऑर्थो डाइहेलो बेंजीन, फ्रॉम ऑर्थो डाइहेलो बेंजीन। अब ऑर्थो डाइहेलो बेंजीन हमें लेना है, यानी कि ऑर्थो पोजीशन पे दो हैलोजेंस हैं वो जुड़े हुए होने चाहिए बेंजीन में। चलो हमने जोड़ दिए ऑर्थो पोजीशन पे दो हैलोजेंस। करना क्या है, ऑर्थो डाइहेलो बेंजीन की रिएक्शन लिथियम अमलगम की प्रेजेंस में करानी है। लिथियम अमलगम, मरकरी है वो किसी भी दूसरे मेटल के साथ प्रेजेंट होता है तो हम उसे क्या बोलते हैं, अमलगम बोलते हैं। जैसे यदि ये प्रेजेंट है लिथियम के साथ हम इसे क्या बोल रहे हैं, लिथियम अमलगम बोल रहे हैं। यदि ये प्रेजेंट होता है सोडियम के साथ तो हम इसे क्या बोल देते हैं, सोडियम अमलगम बोल देते हैं। यदि ये प्रेजेंट होता है मैग्नीशियम के साथ तो क्या हो जाता है, मैग्नीशियम अमलगम हो जाता है। ठीक है, तो हमें सिर्फ धातु बदलनी होती है, हमें सिर्फ मेटल चेंज करना होता है। मरकरी है वो तो अपना सेम ही रहता है, और मरकरी जहाँ पे प्रेजेंट है किसी दूसरी मेटल के साथ तो हम उसे क्या बोलते हैं, अमलगम बोलते हैं। तो जब हम लिथियम अमलगम की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ से प्रोडक्ट जो है वो हमारा क्या फॉर्म होता है, बेंजाइन फॉर्म होता है। ठीक है, प्रोडक्ट कौन सा फॉर्म होता है, यहाँ से बेंजाइन की फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, तो ये तो हो गया अपना सेकंड मेथड। एक बार इन दोनों का स्क्रीनशॉट लीजिए, देन मैं थर्ड मेथड एक्सप्लेन करती हूँ। हो गया। इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो आता है वो आता है हमारा बाय एरिल हैलाइड्स। हमें लेना क्या है, इस बार हमने क्या लिया था, ऑर्थो डाइहेलो बेंजीन लिया था। इस बार हमने सिर्फ एक ही हैलोजन रखना है बेंजीन रिंग पे, और उससे हम किस तरह से बेंजाइन की फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने क्या ले लिया, अपना क्लोरोबेंजीन ले लिया। ठीक है, या फिर हम इसे क्या बोल सकते हैं, हेलोबेंजीन बोल सकते हैं, एरिल हैलाइड बोल सकते हैं। इसकी रिएक्शन हमें किसके साथ करानी है, इसकी रिएक्शन हमें करानी होती है NaNH2 सोडामाइड के साथ में लिक्विड अमोनिया की प्रेजेंस में। सोडामाइड के साथ रिएक्शन करानी है लिक्विड अमोनिया की प्रेजेंस में। तो यहां से देखिए फॉर्मेशन किसकी होती है, बेंजाइन की। और यहाँ से ये बेंजाइन फॉर्म किस तरह से हुआ है, तो सबसे पहली चीज तो देखिए यहाँ पे कुछ बीच में ये वाली स्टेप है, ये यहाँ पे बनेगी। यहाँ पे देखिए क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है।
समझ आ रही चीज? यहाँ पे कौन प्रेजेंट है? हाइड्रोजन प्रेजेंट है। यहाँ पे कौन प्रेजेंट है? क्लोरीन प्रेजेंट है। तो यहाँ से देखिए जो अपना NaNH2 होता है, ये क्या होता है? बेस होता है। NaNH2 टूटेगा किस तरह से? Na पॉजिटिव NH2 नेगेटिव में। तो ये जो NH2 नेगेटिव है ये क्या करेगा? यहाँ से H पॉजिटिव को निकाल के लेके जाएगा। ठीक है, H पॉजिटिव को निकाल के लेके जाएगा, और जैसे ही H पॉजिटिव को निकालेगा यहाँ से, तो ये किस में चेंज हो जाएगा? NH3 में चेंज हो जाएगा। चीज क्लियर हो रही है? NH2 निगेटिव प्लस H पॉजिटिव, NH2 निगेटिव प्लस H पॉजिटिव, तो ये तो किस में चेंज हुआ? NH3 में चेंज हो गया। लेकिन अब क्या होगा कि जैसे ही यहाँ पे बॉन्ड आएगा तो यहाँ से क्लोरीन है ये बाहर निकलेगा Cl नेगेटिव की फॉर्म में, और जो Cl नेगेटिव है वो किसके साथ जुड़ेगा? Na पॉजिटिव के साथ। तो Na पॉजिटिव और अमोनिया कि यहाँ से फॉर्मेशन होती है, और इस तरह से यहाँ से जो हमारा मेन प्रोडक्ट होता है बेंजाइन वो फॉर्म हो जाता है। तो ये जो 3 मेथड्स हैं, अब देखिए कराने को यहाँ पे बहुत सारे मेथड्स होते हैं बेंजाइन की फॉर्मेशन के, और वो मैं आपको करा भी सकती हूँ, लेकिन आपके जो BSc फर्स्ट ईयर का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग इतना मोर देन इनफ है, और यदि इतना कर लेते हो ना तो वो ही बहुत है। ठीक है, मैंने देखा है बच्चों के लिए तो ये 3 मेथड्स हैं, ये भी पहाड़ जितने बड़े हो जाते हैं। तो आपको सिर्फ इतना कर लेना है, इतना कर लेते हो ना तो वो बहुत है। बेंजाइन में करने को बहुत सारे मेथड्स हैं, लेकिन वो मैं आपको कराने वाले नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि जब आप कर ही नहीं पाओगे तो फिर मेरे कराने से कोई फायदा नहीं है। तो जितना आप कर सकते हो, जितना सफिशिएंट है, करने को तो आप इससे कम भी नहीं कर पाओगे, लेकिन कम से कम इतना तो करो जिससे एग्जाम में अच्छे से मार्क्स गेन कर सको। ठीक है, तो इतना यदि लिख देते हो तो बेंजाइन में वो सफिशिएंट होता है। तो ये तो हो गए इसके फॉर्मेशन मेथड्स। लेकिन इसके बाद एक जो छोटा सा पॉइंट है वो और कर लेते हैं, केमिकल रिएक्शंस ऑफ बेंजाइन। ठीक है, तब तक एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया? तो नेक्स्ट पॉइंट आता है अपना रिएक्शंस ऑफ बेंजाइन। रिएक्शंस बड़ी इजी हैं इसकी। रिएक्शंस ऑफ बेंजाइन, यानी कि हमारा जो बेंजाइन है वो कौन से रिएक्शंस यहाँ पे देने वाला है। तो बेंजाइन की रिएक्शंस की यदि मैं बात करूं तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए? सबसे पहले रिएक्शन है वो हम कौन से कर लेते हैं? डायमराइजेशन रिएक्शन। डायमराइजेशन रिएक्शन, और बेंजाइन है डायमराइजेशन रिएक्शन है वो बहुत ही इजीली देता है। डायमराइजेशन का मतलब क्या होता है कि कोई भी जो अपना मॉलिक्यूल है उसके दो मॉलिक्यूल्स का कॉम्बिनेशन करा दो। ठीक है, एक बेंजाइन ये है, दूसरा बेंजाइन ये है, दोनों का कॉम्बिनेशन करा दो, तो वहां से किसकी फॉर्मेशन हो जाती है? डाइमर की फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, तो हमें डाइमर फॉर्म करना है बेंजाइन का। किस तरह से करेंगे देखिए, देख लेते हैं। हमें क्या चाहिए? 2 बेंजाइन चाहिए। ये हो गया अपना एक बेंजाइन, प्लस में ये हो गया अपना दूसरा बेंजाइन। 2 ही तो बेंजाइन चाहिए थे। अब देखिए होता क्या है कि यहाँ से ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स आएंगे इस वाले कार्बन पे। ठीक है, तो होगा क्या? इस वाले कार्बन और इस वाले कार्बन के बीच में बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। अब यहाँ से ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये आएंगे इस वाले कार्बन पे, तो इन दोनों कार्बन्स के बीच में बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। और देखिए फाइनल प्रोडक्ट है वो आपके माइंड में आई थिंक बन गया होगा, लेकिन चलो मैं भी बना देती हूँ कि किस तरह का प्रोडक्ट है वो यहाँ से फॉर्म होने वाला होता है। तो यहाँ से एक 4 मेंबर्ड रिंग की फॉर्मेशन हो जाती है, और ये क्या होता है? बेंजाइन का डाइमर होता है। ठीक है, रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है, पूछ ली जाती है, डाइमराइजेशन रिएक्शन ऑफ बेंजाइन। तो यही करना है आपको, बहुत ही सिंपल सी रिएक्शन है। और होता क्या है? 2+2 साइक्लो एडिशन। 2+2 साइक्लो एडिशन। 2+2 का मतलब क्या है? 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स ये वाले, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स ये वाले, और जब 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे आपस में, ठीक है, देखिए यहाँ से देखिए ये वाले 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स और ये वाले 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स दोनों आपस में मिलेंगे, तो यहाँ से फॉर्मेशन किसकी होगी? एक 4 मेंबर्ड रिंग की फॉर्मेशन होगी। और वही तो किया है हमने यहाँ पे, जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मिलके किसकी फॉर्मेशन कर देते हैं? 4 मेंबर्ड रिंग की फॉर्मेशन कर देते हैं, और यहाँ से डाइमर प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाती है। सेकेंड जो रिएक्शन आती है वो अपनी आती है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है? तो देखिए हमें कराना क्या है कि कोई भी न्यूक्लियोफाइल है उसका एडिशन कराना है बेंजाइन पे। तो ये क्या हो जाएगी? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो जाएगी। किस तरह से होने वाली है देखिए, करके देख लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें चाहिए क्या? बेंजाइन चाहिए।
ये हमने क्या लिया, बेंजाइन लिया। बेंजाइन की रिएक्शन चलो करा देते हैं H2O के साथ। H2O क्या है, न्यूक्लियोफाइल होता है। क्यों होता है, क्योंकि ऑक्सीजन के पास लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये यहाँ से इस पे जुड़ सकता है। अब जुड़ेगा किस तरह से, H2O किस में टूटेगा, सबसे पहली चीज तो ये H पॉजिटिव OH नेगेटिव। अब इन दोनों में से न्यूक्लियोफाइल कौन सा होता है, ये वाला होता है OH नेगेटिव। नेगेटिव चार्ज वाली स्पीसीज न्यूक्लियोफाइल होती है। अब न्यूक्लियोफाइल जुड़ेगा कहाँ पे, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है। तो देखिए यहाँ से जो अपना ट्रिपल बॉन्ड है ये क्या करेगा, सपोज दैट इधर को शिफ्ट कर गया, यहाँ पे शिफ्ट कर गया, और जैसे ही यहाँ पे शिफ्ट कर गया तो इस वाली पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज और इस वाली पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज पे तो कौन जुड़ेगा, OH नेगेटिव, और नेगेटिव चार्ज पे कौन जुड़ेगा, H पॉजिटिव जुड़ेगा। अब स्पीसीज तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों जुड़ रही हैं, लेकिन हम बोल इसे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन रहे हैं। तो इस चीज का रीजन क्या होता है, तो रिएक्शन का जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है उसमें कौन जुड़ रहा होता है, न्यूक्लियोफाइल जुड़ रहा होता है। पहले एडिशन है वो किसका होता है, न्यूक्लियोफाइल का होता है, इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन बोलते हैं। तो देखिए फाइनल प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा, यहाँ से कुछ इस तरह का प्रोडक्ट हमारा बनेगा। यहाँ पे कौन जुड़ा है, हाइड्रोजन जुड़ा है, यहाँ पे कौन जुड़ा है, हाइड्रोक्सिल जुड़ा है। तो इसे तो हम ना भी दिखाएं इस हाइड्रोजन को तो भी कोई बात नहीं है, क्योंकि ये तो अंडरस्टूड होता है। तो यहाँ से फाइनल प्रोडक्ट है वो क्या फॉर्म होता है, कुछ इस तरह का प्रोडक्ट फॉर्म होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट रिएक्शन आती है वो हम कराते हैं बेंजाइन की रिएक्शन। इसमें हम कराएंगे एमिनो ग्रुप के साथ, ठीक है। NH2 नेगेटिव हमने इस बार यहाँ पे लिया हुआ है, ठीक है। NH2 नेगेटिव है वो अटैक कहाँ पे करेगा, देखिए यहाँ से ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेंगे ऊपर की तरफ, ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज, नीचे आएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो यहाँ से देखिए फॉर्मेशन किसकी होती है, नेगेटिव है वो जो NH2 नेगेटिव है वो जुड़ेगा कहाँ पे, इस वाली पोजीशन पे जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। तो यहाँ से फॉर्मेशन किसकी होती है, एनिलीन की फॉर्मेशन होती है, यहाँ से फिनोल की फॉर्मेशन होती है। तो कुछ इस तरह की रिएक्शंस देता है अपना बेंजाइन और अलग अलग प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन करता है। यहाँ पे आप और भी कोई भी न्यूक्लियोफाइल रख के और इसकी रिएक्शन करा सकते हैं, तो आपको प्रोडक्ट है वो आपका ऑब्टेन हो जाएगा। तो बेंजाइन में यदि आप BSc फर्स्ट ईयर के सिलेबस के अकॉर्डिंग इतना कर देते हो तो वो मोर देन इनफ होता है, इससे ज्यादा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो मैं स्टार्ट करने वाली हूँ रिएक्शन मैकेनिज्म, लेकिन उससे पहले आपको सारे के सारे इंटरमीडिएट्स हैं वो कवर करने होंगे अच्छे से। और सभी भी नहीं करते हो तो आपको एक बार के लिए BSc फर्स्ट ईयर के लिए कार्बोकटाइन, कार्बेनाइन और फ्री रेडिकल 3 इंटरमीडिएट्स हैं, ये तो करने ही पड़ेंगे, अदरवाइज फिर आपको रिएक्शन मैकेनिज्म करने में प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। जो नाइट्रीन बेंजाइन होता है या फिर कार्बिन होता है ये आपके हायर क्लासेस में यूज होंगे, जैसे BSc सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में, MSc में, वहां पे यूज होने वाले होते हैं। लेकिन कार्बोकटाइन, कार्बेनाइन और फ्री रेडिकल्स हैं वो आपको अब भी यूज करने हैं, तो उनको प्लीज रिवाइज करिएगा रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ने से पहले, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं रिएक्शन मैकेनिज्म स्टार्ट करूंगी। तब तक के लिए सी या, हैव अ गुड डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।